द बेल जार, चैप्टर 20 बाय सिल्विया प्लाथ। ताज़ा बर्फबारी ने सरल स्थल को ढक दिया। यह क्रिसमस की फुहार नहीं थी, बल्कि जनवरी माह से भरी बारिश थी। ऐसी बारिश जो स्कूलों, दफ्तरों और चर्चों को जलाकर राख कर देती है। और एक या अधिक दिन के लिए मेमो पैड, तारीख पुस्तिकाओं और कैलेंडरों के स्थान पर एक साफ, खाली कागज छोड़ जाती है। एक सप्ताह में मैं निदेशक मंडल के साथ साक्षात्कार के पास गई तो फिलोमेना गिनी की बड़ी काली पुस्तक कार मुझे पश्चिम की ओर ले जाएगी और मुझे मेरे कॉलेज के लोहे के गेट पर छोड़ देगी। सर्दी का दिल मैसाचुसेट्स संगमरमर की शांति में डूबा होगा। मैंने बर्फ से ढके मैंडमा, मैमोस गांवों, सूखे कॉर्टेल से लदे दलदली इलाकों, बर्फ की चादर में छिपे मेढक और नहार पाउट के सपने देखने वाले तालाबों को कांपते जंगलों की कल्पना की। लेकिन भ्रामक रूप से साफ और समतल स्लेट के नीचे स्थलीकृत वही थी। और सैन फ्रांसिस्को, यूरोप या मंगल ग्रह के बजाय मैं पुराने भूदृश्य, नाले, पहाड़ और पेड़ों को सीख रही थी। एक तरह से यह एक छोटी सी बात लग रही थी। 6 महीने के अंतराल के बाद जहाँ से मैं इतनी जोरदार तरीके से छोड़ा था, शुरू हो गई थी। बेशक हर कोई मेरे बारे में जान जाएगा। डॉक्टर नोलन ने साफ साफ कहा था कि बहुत से लोग मेरे साथ बहुत ही सावधानी से पेश आएंगे, या यहाँ तक कि मुझसे दूर भी रहेंगे, जैसे किसी कोढ़ी को चेतावनी की घंटी बजानी पड़े। मेरी माँ का चेहरा एक पीला, तिरस्कार भरा चांद मेरे 20वें जन्मदिन के बाद पागलखाने में अपनी आखिरी और पहली यात्रा पर मेरे जहन में तैर गया। पागलखाने में एक बेटी, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, फिर भी उसने मुझे माफ़ करने का फैसला ज़रूर किया था। हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ छोड़ा था अस्तर, उसने अपनी प्यारी शहीद जैसी मुस्कान के साथ कहा था। हम ऐसे पेश आएंगे जैसे सब कुछ एक बुरा सपना हो, एक बुरा सपना। घंटी के जार में बंद किए गए व्यक्ति, खाली और मृत के रूप में बंद। बेबी, दुनिया ही एक बुरा सपना है, एक बुरा सपना। मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे लाशें और मार्को का हीरा और कॉमन पर नाविक और डॉक्टर गार्डन की दीवार जैसी आंखें वाली नर्स और टूटे हुए थर्मामीटर और निगरों के साथ उसके 2 प्रकार की फलियां और इंसुलिन के द्वारा मेरे प्राप्त किए गए 20 पाउंड और आकाश और समुद्र के बीच एक ग्रे खोपड़ी की तरह उभरी हुई चट्टान याद आ गई। शायद विस्मृति एक दयालु बर्फ की तरह उन्हें ढक लेगी, लेकिन वे मेरा हिस्सा थे, वे मेरा परिदृश्य थे। एक आदमी तुम्हें देखने के लिए। मुस्कुराती हुई बर्फ से ढकी नर्सें दरवाजे से अंदर से डाला और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सचमुच कॉलेज वापस आ गई हूँ। और ये सफ़ेद फर्नीचर, पेड़ों और पहाड़ियों का ये सफ़ेद नज़ारा, मेरे पुराने कमरे की टूटी हुई कुर्सियों और मेज से बेहतर गंजे चौक का नज़ारा। एक आदमी तुमसे मिलने आया है, पहरे पर तैनात लड़की ने डॉर्मेट्री के फ़ोन पर कह रही थी। बेलसाइज में हम लड़कियों में ब्रिज खेलने वाली, गपशप करने वाली और उस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से क्या अलग था जहाँ मैं वापस लौटती थी। वे लड़कियाँ भी एक तरह के बेलजार के नीचे बैठती थी। अंदर आइए, मैंने पुकारा और बडी विलार्ड हाथ में खाकी टोपी लिए कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है दोस्त, मैंने कहा। ठीक है एस्तर। हम वहीं खड़े एक दूसरे को देखते रहे। मैं एक हल्की सी भावना, एक हल्की सी चमक का इंतज़ार कर रही थी। कुछ नहीं, एक गहरी मिलनसार बोरियत के अलावा कुछ नहीं। बडी का खाकी जैकेट वाला रूप मुझे कुछ बेमेल लगा। उन भूरे खंभों से जिनके सहारे वह एक साल पहले उस दिन स्कीरन के निचले हिस्से में खड़ा था। आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने अंततः पूछा। माँ की कार से।
इतनी बर्फ में? अच्छा। बडी मुस्कुराया। मैं बाहर बर्फ के ढेर में फंस गया हूँ। पहाड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। क्या कोई जगह है जहाँ मैं फावड़ा उधार ले सकूँ? हम किसी मैदान कर्मी से फावड़ा ले सकते हैं। अच्छा। बडी जाने के लिए मुड़ा। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बडी ने तब तक मेरी ओर देखा जब तक उसकी आंखों में मुझे विचित्रता की झलक दिखाई दी। जिज्ञासा और सावधानी का वही मिश्रण जो मैंने क्रिश्चियन साइंटिस्ट और मेरे पुराने अंग्रेजी शिक्षक और यूनिटेरियन पादरी की आंखों में देखा था, जो मुझसे मिलने आते थे। ओह दोस्त, मैं हंसी। मैं ठीक हूँ। ओह, मुझे पता है एस्तर, बडी ने जल्दी से कहा। कारें खोदने का काम तुम्हें नहीं करना चाहिए दोस्त, मुझे नहीं। और बडी ने मुझे अधिकांश काम करने दिया। कार सरल स्थल के ऊपर कांच की एक पहाड़ी पर फिसल गई थी और पीछे की ओर झुक गई थी, जिसके कारण उसका एक पहिया ड्राइव के रिम में ऊपर से निकलकर एक तीव्र बहाव में जा गिरा था। बादलों की धूसर चादर से निकलकर सूरज अछूती ढलान पर गर्मियों की चमक बिखेर रहा था। उस प्राचीन विस्तार को देखने के लिए अपने काम में रुककर मुझे वही गहरा रोमांच महसूस हुआ जो मुझे बाढ़ के पानी में कमर तक डूबे रहने और पेड़ों और घास के मैदानों को देखते हुए होता है। मानो दुनिया का सामान्य क्रम थोड़ा बदल गया हो और एक नए दौर में प्रवेश कर गया हो। मैं कार और बर्फ के ढेर के लिए आभारी थी, लेकिन वो अब एक बार फिर से मेरे बीच में थी। मैं सोच रही थी, कार और बर्फ के ढेर के लिए आभारी थी। इसने बडी को मुझसे वो पूछने से रोक दिया था जो मैं जानती थी कि वो पूछेगा, और जो उसने आखिरकार बेलसाइजर की दोपहर में चाय पर धीमी घबराई हुई आवाज में पूछा। डीडी हमें सियालू बिल्ली की तरह अपने चाय के प्याले के किनारे से घूर रही थी। जॉन की मौत के बाद डीडी को कुछ समय के लिए वाइमार्क में ले जाया गया, लेकिन वह अब हमारे बीच में थी। मैं सोच रही थी। बडी ने अजीब सी आवाज में अपना कप तस्तरी में रख दिया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था, मतलब मुझे लगा शायद तुम कुछ मुझे बता पाओगी। बडी ने मेरी नजरों से नजरें मिलाई और मैंने पहली बार देखा कि वो कितना बदल गया था। उस पुरानी पक्की मुस्कान की जगह, जो एक फोटोग्राफर के बल्ब की तरह आसानी से और बार बार चमकता हुआ, उसका चेहरा गंभीर था, यहाँ तक कि अनिश्चित भी। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसे वह अक्सर नहीं मिलता जो वह चाहता है। अगर मैं कर सका तो मैं तुम्हें बता दूंगी दोस्त। क्या आपको लगता है कि मुझ में कुछ ऐसा है जो महिलाओं को पागल कर देता है? मैं खुद को नहीं रोक सकी। मैं जोर से हंस पड़ी। शायद बडी के चेहरे की गंभीरता और उस वाक्य में पागल शब्द के सामान्य अर्थ के कारण। मेरा मतलब है, बडी ने आगे कहा, मैंने जॉन को डेट किया और फिर तुम्हें, और पहले तुम और फिर जॉन, दोनों पागल हो गई। मैंने एक उंगली के केक के टुकड़े को गीली भूरे रंग की चाय की एक बूंद में डाला। बेशक, तुमने ऐसा क्या किया? मैंने डॉक्टर नोलन को कहते सुना कि मैं उनके पास जॉन के बारे में आई थी, और मुझे याद आया कि यही एक बार था जब वे गुस्से में थी। किसी ने ऐसा नहीं किया, उसने किया। और फिर डॉक्टर नोलन ने मुझे बताया कि कैसे सबसे अच्छे मनोचिकित्सक के मरीजों ने आत्महत्याएं होती हैं, और कैसे उन्हें अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वो खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं था दोस्त, तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। खैर, बडी ने सांस ली। मुझे इस बात की खुशी है। और उसने अपनी चाय की एक टॉनिक दवा की तरह पी ली। मैंने सुना है कि तुम हमें छोड़कर जा रही हो। मैं नर्सों की निगरानी वाले छोटे से समूह में वैलेरी के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। अगर डॉक्टर हाँ कहें तो ही। मेरा इंटरव्यू कल है।
पैरों के नीचे जमी बर्फ चरमरा रही थी और हर जगह मुझे संगीत में रिसने और टपकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि दोपहर का सूरज बर्फ के टुकड़ों और बर्फ की परतों को पिघला रहा था, जो रात होने से पहले फिर से चमक उठती थी। उस चमकदार रोशनी के घने काले चीड़ के पेड़ों की परछाइयों लेवेंडर रंग की थी और मैं वैलेरी के साथ कुछ देर तक फावड़े से खोदे गए शरणालय के आने जाने पहचाने रास्तों की भूल भुलैया में चलती रही। डॉक्टर, नर्स और मरीज, अपने आसपास के रास्तों पर चलने वाले लोग पहियों पर चलते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो बर्फ के ढेर के कारण कमर से कटे हुए थे। इंटरव्यू? वैलेरी ने नाक भौं सिकोड़ी। ये कुछ भी नहीं है। अगर वो तुम्हें बाहर जाने देंगे तो जाने देंगे, ऐसा ही है। कैप्लन के सामने मैंने वैलेरी के शांत बर्फ कन्या जैसे चेहरे को अलविदा कहा, जिसके पीछे बहुत कम अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता था, और अकेली चल पड़ी। उस धूप भरी हवा में मेरी सांसें सफ़ेद फुफकार कर रही थी। वैलेरी की आखिरी खुशनुमा चीख थी, अलविदा, फिर मिलते हैं। नहीं, अगर मैं जानती हूँ तो नहीं, मैंने सोचा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे कैसे पता था कि किसी दिन कॉलेज में, यूरोप में, कहीं कभी वह घंटी वाला जार अपनी दमघोटी विकृतियों के साथ फिर से नीचे उतरेगा। और क्या बडी ने यह नहीं कहा था, मानो मेरे द्वारा कार के खोदने और उसके पास खड़े रहने का बदला लेने के लिए, मुझे आश्चर्य है कि तुम किससे शादी करोगी एस्थर। क्या? मैंने कहा, बर्फ को एक टीले पर डालते हुए और पीछे गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों से बचते हुए। मुझे आश्चर्य है कि तुम किससे शादी करोगी एस्थर, जब तुम यहाँ हो और बड़ी और हाव भाव में पहाड़ी, चीड़ के पेड़ और बर्फ से ढकी कठोर इमारतें शामिल थी, जो लुढ़कते परिदृश्य को चीर रही थी यहाँ। और जाहिर है मुझे नहीं पता था कि अब मुझसे कौन शादी करेगा, क्योंकि मैं वहाँ थी जहाँ मैं थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे पास एक बिल है, इरविन। मैंने प्रशासनिक भवन के मुख्य हॉल में लगे शरणार्थी शिविर पर फोन के माउसपीस में धीरे से बात की। पहले तो मुझे लगा कि स्विच बोर्ड पर बैठी ऑपरेशन शायद सुन रही होगी, लेकिन वह बिना पलक झपकाए अपनी छोटी छोटी ट्यूब को लगाती और निकालती रही। हाँ, इरविन ने कहा, यह दिसंबर में एक निश्चित तारीख को आपातकालीन देखभाल और उसके एक सप्ताह बाद जांच के लिए $20 का बिल है। हाँ, इरविन ने कहा, अस्पताल का कहना है कि वो मुझे बिल भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बिल भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। मैं उन्हें एक खाली चेक लिख रहा हूँ। इरविन की आवाज़ धीरे से बदल गई। मैं तुमसे कब मिलूँगा? क्या आपको सचमुच जानने की इच्छा है? बहुत ज़्यादा। कभी नहीं, मैंने कहा और दृढ़ निश्चय के साथ फ़ोन काट दिया। मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि क्या इरविन के बाद अस्पताल को अपना चेक भेजेंगे, और फिर मैंने सोचा, बेशक वह ऐसा करेंगे। वह गणित के प्रोफेसर हैं और कोई भी बात छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। मुझे अकारण कमजोरी और राहत महसूस हुई। इरविन की आवाज़ मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी, और पहली और आखिरी मुलाकात के बाद यह पहली बार था जब मैंने उससे बात की थी, और मुझे पूरा यकीन था कि यह आखिरी बार होगी। नर्स कैनेडी के फ्लैट पर जाने के अलावा इरविन के पास मुझसे बात करने का कोई रास्ता नहीं था, और जॉन की मौत के बाद नर्स कैनेडी कहीं और चली गई और कोई निशान नहीं छोड़ा। मैं बिल्कुल आज़ाद थी। जॉन के माता पिता ने मुझे अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया, श्रीमती गिलिंग ने कहा। मैं जॉन की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी। डॉक्टर नोलन ने मुझसे कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा लिख कर कह सकती हो कि मैंने कहा था कि वहाँ न जाना ही बेहतर होगा। मैं जाऊँगी, मैंने कहा, और मैं गई भी।
और उस साधारण अंतिम संस्कार के दौरान मैं सोचती रही कि मैं क्या दफना रही हूँ। वेदी पर ताबूत बर्फ के फूलों की पीली चादर में लिपटी हुई थी, किसी एक ऐसी चीज की काली परछाई जो वहां थी ही नहीं। मेरे आसपास की बेंचों पर बैठे चेहरे मोमबत्तियों की रोशनी में मोम जैसे चमक रहे थे और क्रिसमस से बची हुई चील की टहनियों ठंडी हवा में कब्र जैसी धूप बिखेर रही थी। मेरे बगल में जोड़ी के गाल अच्छे सेबों की तरह खिले हुए थे और यहाँ वहाँ छोटी सी मंडली में मैंने अन्य चेहरे को पहचान लिया। कॉलेज में मेरे शहर की दूसरी लड़कियाँ जो उनको जानती थी, डीडी और नर्स कैनेडी के आगे बेंच पर अपने रुमाल से सिर झुकाए हुए थे। फिर ताबूत और फूलों और मंत्री के चेहरे और शोक मनाने वालों के चेहरे पीछे मैंने हमारे शहर के कब्रिस्तान के लुढ़कते लॉन को देखा, जो अब घुटनों तक बर्फ में डूबा हुआ था और उसमें से कब्र के पत्थर धुआं रहित चिमनियों की तरह बाहर निकल रहे थे। कठोर चिमनी का एक काला 6 फुट गहरा गड्ढा बन जाएगा। वह साया इस साये से शादी कर लेगा और हमारे इलाके की अनोखी पीली मिट्टी उस सफेदी के जख्म को भर देगी। और फिर एक और बर्फबारी जो उनकी कब्र में नएपन के निशान मिटा देगी। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की पुरानी सेखी सुनी। मैं हूँ, मैं हूँ। डॉक्टरों की साप्ताहिक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। पुराना काम, नया काम, दाखिले, बर्खास्तगी और इंटरव्यू। मैं पागल खाने की लाइब्रेरी में एक फटे हाल नेशनल जियोग्राफिक के पन्ने पलटते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मरीज नर्सों के साथ सामान से भरी अलमारियों के चक्कर लगाते हुए धीमी आवाज में सरनालय की लाइब्रेरियन, जो खुद सरनालय की पूर्व छात्रा थी, से बातें कर रहे थे। उसकी ओर देखते हुए निकट दृष्टि कुंवारी छीड़ मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे पता चला कि उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है और अपने मुवक्किलों के विपरीत वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डरो मत, डॉक्टर नोलन ने कहा था। मैं वहाँ रहूंगी और बाकी डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होंगे और कुछ लोग और डॉक्टर विनिंग, जो सभी डॉक्टर हैं, वे तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और फिर तुम जा सकती हो। नोलन के आश्वासन के बावजूद मैं बहुत दुखी थी, लेकिन डॉक्टर निश्चित होगा और मुझे उम्मीद थी कि मेरा डर था। आखिरकार मेरे पास ज्ञान था, मुझे बस सवालिया निगाह ही दिखाई दे रहे थे। मैं बंद बेडरूम के दरवाजे पर अधीर निगाहें डाल रही थी। मेरे मोजे की सिलाई सीधी थी, मेरे काले जूते फटे हुए थे और मेरा लाल ऊनी सूट मेरी योजनाओं की तरह भड़कीला और कुछ पुराना, कुछ नया। लेकिन मैं शादी नहीं कर रही थी। मैंने सोचा, 2 बार जन्म लेने वाले दोबारा पैर रखने और फिर शादी के लिए तैयार होने की कोई रस्म होनी चाहिए। मैं कोई उपयुक्त रस्म सोच नहीं पा रही थी कि तभी डॉक्टर नोलन कहीं से प्रकट हुई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है एस्थर। मैं उठी और उनके पीछे खुले दरवाजे तक गई। थोड़ी देर के लिए दहलीज पर रुककर मैंने उस चांदी के बालों वाले डॉक्टर को देखा जिसने मुझे मेरे पहले दिन नदियों और तीर्थयात्रियों के बारे में बताया था, और मिस हुई का छिद्रयुक्त सौ जैसा चेहरा और सफ़ेद मुखौटे के ऊपर उनकी आंखें जिन्हें मैंने पहचाना था। आंखें और चेहरे सब एक ओर मुड़ गए और किसी जादुई धागे की तरह अपने आप को दिशा देते हुए मैं कमरे में प्रवेश कर गई। द एंड।